हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। तो वंस अगेन वेलकम बैक इन माय टू क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स सक्सेस लीनियर इक्वेशन के एक्सरसाइज 8.2। आई नो दैट 8.1 और 8.2 में थोड़ा सा गैप हो गया है। कह सकते हो थोड़ा सा काम ज़्यादा आ गया था इसकी वजह से। बट एज यू नो दैट कि हमारी क्लास जो आती है तो हम एक ही वीडियो में पूरी की पूरी चैप्टर को फिनिश करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में भी हम यही करने वाले हैं। तो बिना किसी बात के चलिए मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम 8.2 को पूरा खत्म करने वाले हैं। तो अगर जो भी बच्चे 8.1 नहीं देख पाए या फिर इसके बाकी जो एक्सरसाइज है उसको अभी तक आपने नहीं देख पाया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां पे जाके पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हो। या फिर सिंपली प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं यहाँ ऊपर आई आई बटन पे दे दूंगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे आपको सारे जितने भी चैप्टर्स हैं ना सब मिल जाएंगे। और मैं फिर से कहता हूँ, पूरे के पूरे यूट्यूब पे केवल मेरी क्लास के अलावा और कहीं पे भी मैथमेटिक्स सक्सेस की पढ़ाई नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो जो भी अगर आपको मैथमेटिक्स सक्सेस चाहिए तो यहाँ पे भाई साहब आपको फ्री में अवेलेबल है। और इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर मेरे से मैथ्स आपने पढ़ लिया तो आपको कोई भी कोचिंग या फिर ट्यूशन मैथ्स के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखते हैं। तो चलो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है। हाँ, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पे अगर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और एक दोस्त को शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ समझना। कह रहा है 2/3 ऑफ 9 subtracted from a number gives 9। 2/3 ऑफ अ नंबर, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में क्या हो गया। 2/3 ऑफ 9 subtracted from a number gives 9। बच्चे देखो, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा मजेदार पता है क्या चीज है, कि इसमें जो आपसे कहता जा रहा है ना वो आप करते जाओ। जो कहता जा, क्या बोला है, कह रहा है 2/3 ऑफ नंबर। क्या बोला बच्चों, 2/3 ऑफ 9। 2/3 ऑफ 9 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर। तो अगर मैं इसका 2/3 बोलूं तो 2/3 ऑफ 9 यानी 2/3 ऑफ ऑफ 9। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्या, फ्रॉम अ नंबर गिव्स 9। यानी अगर मैं किसी नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मुझे कितना देता है, 9 देता है। बस यही चीज़ है, जो बोलता गया है वो करते जाना है। मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, क्या कह रहा है। कह रहा है 2/3 ऑफ 9 यानी 9 का 2/3, तो 2/3 ऑफ 9 कर दिया हम। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, तो हमने मान लिया लेट द नंबर। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे, मैंने लिखा नहीं क्या, तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं लेट द नंबर। हमने लिखा यहाँ पे लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। तो x में से हमें माइनस करना है 2/3 ऑफ 9, जो आएगा कितना, 9 आएगा। बस काम खत्म बच्चों। अब देखो इसको सॉल्व करो, तो x का x माइनस ये 2/3 होगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये 9 का 9 इक्वल टू 3। अब यहाँ देखोगे आप तो 3 1 सा 3 और 3 3 सा 9 कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट गया। तो सर बचा क्या, बचा हमारे पास x माइनस 2 3 जा 6 इक्वल टू, अच्छा ये 9 है ना, ये 9 हो गया। अब इस 6 को इधर ले आओ, तो x इक्वल टू 9। ये -6 है, जब ट्रांसफर होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 9 6 हो गया 15। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो यहाँ लिख देंगे हेंस द नंबर इज 15 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चों को आई होप नहीं होगी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो थी ही नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर। ओके, इफ द
larger number is subtracted from 60, the result is 2 times the smaller number, find the number। तो यहाँ पे देखो दो नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर, यानी एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 टाइम है। कितना है, 3 टाइम है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ, क्या करूँ, मैं यहाँ पे मानूंगा, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर बी। हमने नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। क्या मान लिया, एक्स मान लिया। कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स अनदर नंबर, तो वन नंबर कितना हो जाएगा, वन नंबर इज इक्वल टू, एक नंबर हो जाएगा 3 टाइम्स मतलब 3x। अब आप खुद ही देखो, ये जो हो गया ना, ये वाला नंबर, ये हो गया लार्जर नंबर। क्या हो गया, लार्जर नंबर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये आपका स्मॉलर नंबर हो गया, स्मॉलर नंबर। अब अगर आपके मन में आता है कि सर इसको आपने लार्जर क्यों बोला और इसको आपने स्मॉलर क्यों बोला, तो देखो बच्चे साफ साफ क्लियर हो रहा है। अगर x की वैल्यू 2 आती है तो ये 2 हो जाएगा, और ये 2 3 या 6 हो जाएगा। तो 6 बढ़ा है इसलिए हमने इसको लार्जर ले लिया। अब क्या कह रहा है, इफ, जो क्वेश्चन बोला है वो देखना, इफ द लार्जर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60, यानी लार्जर नंबर को 60 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 60 माइनस लार्जर नंबर, द रिजल्ट इज 2 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। मतलब जो रिजल्ट है वो 2 टाइम स्मॉलर नंबर है। 2 टाइम का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम का मतलब मल्टीप्लाई। अब इस 3x को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2x प्लस 3x। तो ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 2x 3x, ये आ जाएगा आपका 5x। अब ये 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, हम इसको इस साइड लेकर आएंगे, तो मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो 60 अपॉन 5 इक्वल टू x, और ये कटेगा, आएगा 12। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द नंबर्स। तो एक नंबर देखो, अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी हम यहाँ पे निकालेंगे द नंबर, यानी स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर इक्वल टू, तो स्मॉलर नंबर x है, तो ये आ गया 12 एज इट इज। और यहाँ पे जब हम निकालेंगे लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर की जब बात करेंगे तो लार्जर नंबर है हमारा 3x, मतलब 3 इंटू 12, और 12 3 जा 36, और ये आ गया आपका आंसर। बस, और इसमें कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 8:7। इफ 2 is subtracted from both the numbers, the ratio changes to 7:6. Find the number। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जनरली आपसे हमेशा पूछता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, ये समझना। तो हम सिंपली क्या ले लेते हैं, पहले तो हम लिखेंगे लेट द रेशियो जो है आपका 8:7, मैं मानता हूँ ये x के इक्वल है। किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जब हम इसको x के इक्वल मान लिए, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नंबर हो गया वो हो गया आपका 8x, और जो आपका सेकेंड नंबर हो गया बेटा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7x। हो गया, बस यहाँ तक बात करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, मतलब दोनों में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ओके, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 from both numbers, जब दोनों नंबर में से 2 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2 अपॉन 7x माइनस 2। इनका रेशियो हो जाता है 7/6। 7:6 का मतलब क्या हुआ, 7:6 का मतलब 7/6 ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपली करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा 6 का, और 7 इंटू 7x माइनस 2 हो जाएगा। तो बच्चों मल्टीप्लाई करो तो 8 6 ज़ा 48x और 6 2 ज़ा 12 इक्वल टू 7 7 ज़ा 49x माइनस 7 2 ज़ा 14। ठीक है, अब हमें करना है कि जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उनको वन साइड और जो नॉन वेरिएबल उनको वन साइड। तो ये हमारा हो जाएगा 48x माइनस 49x इक्वल टू माइनस 14 और ये प्लस का 12। यहाँ तो आएगा माइनस x इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, सो x की वैल्यू हो जाएगी 2। बट ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान देना, अभी आपको फाइंड द नंबर। नंबर आपके यहाँ पे है 8x और 7x। क्या लिखेंगे? सो द नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 8x, तो 8 इंटू 2 इट मीन्स 16, एंड दूसरा नंबर है आपका 7x, तो 7 इंटू 2 इट मीन्स 7 2 ज़ा 14। तो बच्चा पार्टी ये दो आपके नंबर हैं 16 और 14। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सारी बातें क्लियर हैं? तो हम आगे प्रोसीड करें। बिल्कुल, हम अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ देखो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। ठीक, क्या बोला है बेटा? अगला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड 32, क्या कह रहा है? डिवाइड 32 इंटू 2 पार्ट्स, मतलब 32 को हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट 5 टाइम्स 1 पार्ट एडेड टू 6 टाइम्स द अदर पार्ट गिव्स 164। बहुत इजी है, 32 को 2 पार्ट में तोड़ना है। तो अगर 32 का मैं फर्स्ट पार्ट मान लूँ x, तो सेकेंड पार्ट होगा 32 माइनस एक्स। बात समझ में आया? अगर 32 को हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में, तो पहला पार्ट हो गया x, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा 32 माइनस एक्स। जैसे ऐसे समझो, अगर आपके पास 100 रुपये है और आपको अपने 2 छोटे भाइयों या 2 अपनी बहनों में बांटना है, तो अगर आपने पहले को 20 रुपये दे दिया, तो दूसरे को कितना दोगे? बताओ। हाँ, कितना? 80। तो ये 80 कैसे आया? इसी 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया। एज इट इज, अगर हम x रुपए उसको देते हैं, तो हम जितना था उसमें से x माइनस कर देंगे एंड वी गेट आवर वैल्यू। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट द वन पार्ट बी x। तो अगर वन पार्ट x हो गया तो अदर पार्ट कितना हो जाएगा? अदर पार्ट इज इक्वल टू 32 माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझना, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एटीक्यू का मतलब समझ रहे हैं जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको पता है। एटीक्यू मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर 5 टाइम्स 1 पार्ट, 5 टाइम 1 पार्ट मतलब 5 टाइम्स 1 पार्ट एडेड का मतलब प्लस 6 टाइम द अदर पार्ट, 6 टाइम द अदर पार्ट मतलब 32 माइनस एक्स। दोनों को ऐड करते हैं तो गिव्स 164। कितना आता है? 164 आता है। बस हो गया। हाँ, तुम ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बट ये भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5x। कितना आएगा? 5x प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करो अंदर, तो 6 2 12 का 2 कैरी आया 1, 6 18 119 192 और माइनस 6x इक्वल टू 164। तो बच्चा पार्टी यहाँ देखो, ये 5x है, ये माइनस 6x है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस x इक्वल टू 164। अब क्या करें? इस 192 को इधर लाएंगे, तो माइनस 192। अब हम 192 में से क्या करेंगे? 164 को माइनस करेंगे, तो 12 में से 4 गया तो 8 आएगा। यहाँ बच्चा 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, तो बच्चा हमारा 22। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 28, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी थी और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 28। तो यहाँ पे हमें दोनों पार्ट पता चल गए। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, हेंस
वन पार्ट जो आपका था वो तो 28 था, तो अदर पार्ट कितना हो गया इसका, बस माइनस कर देंगे इसी में। अदर पार्ट इज इक्वल टू, ये आपका कितना था बेटा, 32 माइनस 28, 32 माइनस 28, इट मीन्स ये आ गया 4 एंड दिस इज योर आंसर। बस इसमें इतना ही था और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी, अब इसको समझना। मैं बोलूंगा ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है, वन वेरिएबल। और मैं बताऊं बच्चों, कई टीचर्स को टू वेरिएबल से पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टू वेरिएबल से भी पढ़ाते हैं तो अच्छी बात है। टू वेरिएबल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th में हमारा टू वेरिएबल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमारा ना ये वन वेरिएबल का है, तो क्वेश्चन को हमें एज इट इज करना है जैसा क्वेश्चन ने बोला है। तो अब इसको वन वेरिएबल से कैसे करेंगे मेरे लाडलो, चलो दिखाते हैं। बहुत इजी है। क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज डबल। देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिजिट और नंबर का मतलब समझना। जैसे मैंने लिखा 45, तो 45 एक टू डिजिट नंबर है। क्या है, टू डिजिट नंबर है। थोड़ा सा मैं इस पर डिस्कस करूंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया फिर तो भाई आपके साथ समस्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये जो 45 है ये क्या है आपका, ये एक टू डिजिट नंबर है। क्या है बेटा, ये एक टू डिजिट नंबर है। तो जब ये टू डिजिट नंबर है तो इसमें क्या करेंगे हम, समझो थोड़ा सा, ये कहां से आ गया। ठीक है, क्या है हमारा, ये टू डिजिट नंबर है। हम क्या करेंगे, इसमें ये जो डिजिट है, एक तो फर्स्ट डिजिट है, दूसरा क्या है हमारा, सेकंड डिजिट है। इसको हम क्या बोलेंगे, वंस डिजिट। 5 को इसको हम टेंस डिजिट, क्योंकि वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है। तो टू डिजिट नंबर की जब भी बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आता है हमारा, दो डिजिट उसमें आते हैं। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं ना, द वंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज डबल द डिजिट ऑफ द टेंस प्लेस। ओके, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9 फाइंड द नंबर। तो हम मान लेते हैं लेट, और इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है जिसको बोले, जिससे कंपेयर करे उसी को मान लो। तो हम मान लेते हैं लेट द टेंस डिजिट नंबर, द टेंस डिजिट नंबर कितना मान लिया हमने, x। तो बस x हो गया। तो वंस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर, देखो कंफ्यूजन मत करो, यहां पे देखो वंस डिजिट इज डबल द डिजिट ऑफ टेंस प्लेस। बस इसको ध्यान दो, बीच वाला इसको भूल जाओ कि कुछ है भी नहीं, भूल जाओ इसको, काम खत्म हो जाएगा। तो वंस प्लेस कितना हो गया हमारा बेटा, वंस डिजिट नंबर, ये क्या है, ये है आपका डबल है। क्या है, डबल है, किसके, टेंस प्लेस के नंबर पे। और अगर देखो कभी भी जब भी हम, जैसे हमने यहाँ पे 45 लिखा था, तो 45 देखो कैसे लिखा होगा, 40 लिखा होगा प्लस 5 लिखा होगा। तो इट मीन्स क्या हो गया, 40 कब आया, जब हमने इसमें 10 में 4 से मल्टीप्लाई किया और 5 ऐड किया, तब ना। तो जब कभी भी टू डिजिट नंबर बोलेगा तो याद रखिएगा आप 10x प्लस वाई माइंड में लेके चलिएगा, और ये जो y होगा आपका हो जाएगा वंस, और ये x जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेंस। ठीक है, बस काम खत्म। तो यहाँ पे जब हम ओरिजिनल नंबर की बात करेंगे, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होता है बेटा, ये होता है 10x प्लस वाई। वाई मैंने बस समझा दिया था ना, वाई क्या है, वंस प्लेस है। ठीक है, वाई हमारा वंस प्लेस है, तो ये हो जाएगा 10। अब x जो है ये तो हमारा टेंस प्लेस पे है, तो x की वैल्यू x ही रहने दो, प्लस, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2x हो गई। तो बच्चे ये कितना आ गया, 10x प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 12x आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट इज 9, सम ऑफ द डिजिट
मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। ओके, तो सम ऑफ डिजिट कितना है? सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9। डिजिट मतलब वंस डिजिट और टेंस डिजिट ऐड करेंगे तो 9 आएगा। मतलब ये 3x इक्वल टू कितना हो गया? 9। x इक्वल टू 9/3 कट गया, 3 3 से 9। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 3। इतने पे नहीं रुकना है बेटा, अभी आंसर नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ नंबर नंबर हमारा 12x आया था, यहाँ पे देखो 12x आया था, तो हो जाएगा 12 इंटू 3 मतलब 36। अब ये आपका आंसर है। तो नो डाउट ये क्वेश्चन प्यारा है, तो प्लीज बच्चों थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है ये समझो। फिर से वही कुछ क्वेश्चन कंटिन्यू दिए हैं, उसको ध्यान देना। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 4 5 6 7 कंटिन्यू है, 8 तक है, ऐसे क्वेश्चन बाकी इजी है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो समझना, कह रहे थे सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। द नंबर्स ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 9 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर। अगर यही क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन आप क्लास 10th की बुक उठा के देख लो, आपको क्लास 10th की बुक में सेम क्वेश्चन मिलेगा। यहां भी एक क्वेश्चन मिल रहा है, मतलब कहने का है कि सर दोनों जगह पे सेम टाइप के क्वेश्चन आपको अवेलेबल होंगे, बट अंतर इतना हो जाएगा, यहाँ पे हम केवल वन वेरिएबल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। कितने वेरिएबल के साथ? वन वेरिएबल के साथ, और वहां पे हम इसको टू वेरिएबल के साथ सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे वन वेरिएबल से ही सॉल्व करेंगे। तो एज इट इज हम सोल्यूशन में लेके चलेंगे, और हम पहले मानेंगे लेट द टेंथ डिजिट नंबर, क्योंकि एज यू नो दैट यहाँ पे एक बात इसने बोल रखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी दोनों डिजिट का सम कितना? 9 है। तो चलिए मैं मान लेता हूं लेट द टेंथ डिजिट नंबर बी x। तो अगर टेंथ डिजिट x हो गया तो वंस डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों? वंस डिजिट इक्वल टू, बोलो बोलो, 9 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो नंबर की बात करें तो नंबर क्या होता है? नंबर होता है 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, यही होता है ना, 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। तो 10 इंटू 10 प्लस की वैल्यू कितनी है? x, तो ये 10x हो गया, प्लस वंस प्लस कितना है? 9 माइनस एक्स। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9x प्लस 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, तो पहले नंबर ऑब्टेन ऑफ रिवर्सिंग, तो नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग, आफ्टर रिवर्सिंग, देखो रिवर्सिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो 45 है, तो अब ये जो 5 है इसको 4 के प्लेस पे, 4 को 5 के प्लेस पे, तो ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। तो देखो दोनों में कुछ डिफरेंस हो गया। सेम वही कह रहा है कि नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग, तो जब हम नंबर को रिवर्स करेंगे मतलब क्या हो जाएगा? 10 इंटू, अब यहाँ पे आ जाएगा वंस प्लेस और माइनस टेंस प्लेस, यही कह रहा है। तो ये हो जाएगा 10। अब वंस प्लेस की वैल्यू कितनी थी बेटा? वंस प्लेस था आपका 9 माइनस एक्स, और टेंस प्लेस, सॉरी प्लस रहेगा ना, माइनस क्यों रहेगा? टेंस प्लेस पे कितना था हमारा? टेंस प्लेस पे एक्स था। तो अब ये आ गया आपका 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 माइनस 9x। अच्छा, ये तो आ गया। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 9 लेस द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से ये कितना 9 लेस है। ओके, इट मीन्स 90 माइनस 9x जो है ये ओरिजिनल नंबर मतलब 9x प्लस 9 से कितना कम है बेटा, 9 कम है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो कितनी जल्दी नंबर आता है आपका। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 9 माइनस 9, ये कैंसिल हो गया। अभी जो 9x से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 9x प्लस 9x। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा साइड में। तो मेरे पास ये हो गया बेटा 18x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 18, 18 5 जा 90, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो जब x की वैल्यू आ गई 5 तो सबसे पहले निकालो बेटा नंबर कितना है। तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ये है 9x प्लस 9 था। हम एक काम और कर सकते हैं, 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा 9 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो 9 कॉमन ले तो x प्लस 1 हो गया, वैल्यू रखने में आसान हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 5 प्लस 1 मतलब 6, 9 6 जा 54। अरे वाह देखो मुझे पता नहीं था बट एट अ रैंडम मैंने रखा था ये नंबर और आपने देखा सेम वही आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है, सॉल्व होता है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रॉन्ग है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा रॉन्ग है। रॉन्ग ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है डिजिट इन द टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 7 more than the digit in the unit place. The sum of the number and the number obtained by reversing the digit is 66। यही गलत है, ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि आप अगर उसको रिवर्स करो तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है 66 है, वो हमेशा उससे ज़्यादा ही आएगा। मतलब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 88 करके सॉल्व कर सकते हो, बट ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है, छोड़ दिया है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि नहीं सर बता दो तो हम क्या करेंगे बेटा, आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। यहाँ पे क्या दिया है मेरे लाडलो, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। ओके, कि the sum of the digits of 2 digit number is 12, the number obtained by reversing the digits is 36 greater than the original number, find the number। okay, तो मैं मान लेता हूं let the सेम क्वेश्चन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है, कुछ भी इसमें अंतर नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो चलिए 2 डिजिट का हम सम निकालते हैं और देखते हैं सम है क्या। ओके, तो बच्चा पार्टी 1 मिनट, सॉरी 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 यार। तो हमने मान लिया लेट द, क्या मान ले हम, टेंस डिजिट हमने मान लिया, सॉरी टेंस डिजिट, टेंस डिजिट इक्वल टू एक्स। अगर टेंस डिजिट एक्स है तो वंस कितना होगा बेटा, वंस डिजिट हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि साफ साफ कह रहा है भाई वंस और टेंस डिजिट का सम कितना है 12 है, बस हो। अब देखो यहाँ पे तो ओरिजिनल नंबर कितना होगा, ओरिजिनल नंबर देखो जब कभी भी ओरिजिनल नंबर निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू टेंस, टेंस प्लेस नंबर प्लस वंस प्लेस नंबर, वंस प्लेस नंबर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 और टेंस पे क्या है x और वंस प्लेस पे क्या है 12 माइनस एक्स।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 12 आ जाएगा। ओके, अब कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। चलो निकाल लेते हैं नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। तो रिवर्स करेंगे तो इट का मतलब क्या हो गया, 10 के बाद 10 के पास क्या आना चाहिए, वंस प्लेस, और यहाँ क्या जाना चाहिए, टेंस प्लेस। ठीक है, तो ये हो गया 10 इंटू वंस प्लेस की वैल्यू कितनी है बेटा, 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आपका x। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 10x प्लस x, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 120 माइनस 9x। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये समझना। कह रहे थे नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग, यानी जब हमने नंबर को बदला, डिजिट को बदला, तो जो नंबर हमें मिला, द डिजिट रिवर्सिंग द डिजिट इज 36 ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर। मतलब ये जो 120 माइनस 9x है, ये 36 ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, ग्रेटर मतलब बड़ा, किससे, ओरिजिनल नंबर से, तो 9x प्लस 12 ये। अच्छा, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए हम क्या करेंगे, सारे डिजिट को एक साथ लाएंगे, तो ये हो गया 120 माइनस 36 और माइनस का 12 इक्वल टू 9x प्लस 9x। ठीक है, हमने क्या किया, इस 36 को, इस 12 को इधर ले आए, और ये माइनस 9x को इधर ले आए। तो इनको देखा जाए दोनों माइनस माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इनको 120 माइनस 6 2 8 3 1 4 इक्वल टू 9 9 18x। अब देखो बेटा, 120 में से अगर हम 48 माइनस करेंगे तो 10 में से 8 जाएगा, आएगा आपका 2, कैरी आया। अच्छा, यहाँ पे बचा 1, 11 हो गया, तो 11 में से 4 जाएगा 7, 72। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 18x इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू 72 अपॉन 18। अब चाहे तो सीधे सीधे काट दो अगर 18 का टेबल याद है, इन केस नहीं याद है, चलो मान लेते हैं इन केस नहीं याद है, हो सकता है। तो 9 2 जा 18, 9 8 जा 72, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 18 4 जा 72। ठीक है, x इक्वल टू 4 आ गया। अब इतने पे नहीं छोड़ना है, एज यू नो दैट हमें इसका ओरिजिनल नंबर बताना है, तो हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, ओरिजिनल नंबर हमारा यहां से निकलेगा 9x प्लस 12। ओके, मतलब 9 इंटू 4 प्लस 12, 9 4 जा 36 प्लस 12, ये कितना आ गया, 6 2 8 3 1 4 48। ठीक है, तो हमारा आंसर आपके सामने यहाँ पे विजिबल हो गया, कितना आ गया बेटा, 48 आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ये समझते हैं। अब यहाँ देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब फ्रैक्शन का, और आपको पता ना फ्रैक्शन कैसा होता है, फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको माइंड में लेके चलना, बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्या करेंगे हम, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास, कह रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज 4 मोर देन द न्यूमिनेटर। अब सबसे बड़ी बात, सर मानेंगे किसको, तो मैंने बार बार बताया है, हर बार बताया है, जिससे कंपेयर करे उसी को मान लो, जिससे कंपेयर करे उसी को मान लो। तो बच्चे कंपेयर कर रहे हैं न्यूमिनेटर से, तो मैं मान लेता हूं लेट द न्यूमिनेटर, लेट द न्यूमिनेटर इक्वल टू x। तो अगर न्यूमिनेटर x हो गया तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा लाला, डिनोमिनेटर, तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4 मोर देन, 4 ज्यादा है किससे, x से, बात खत्म। ठीक है,
अच्छा, जब ये हो गया तो फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब x अपॉन x प्लस 4 लिख ले, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, लिख सकते हैं। अब क्या कह रहा है? इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब ये मेरे पास फ्रैक्शन है। नाउ अब क्या कह रहा है कि जो फ्रैक्शन है आपके पास, समझना, जो आपके पास फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में क्या कह रहा है कि 5 इज एडेड टू न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 5 को ऐड किया, और क्या किया है सर? 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब 2 इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है चेंज होगी, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 5/8। बस बेटा, यही करना है आपको। अब यहाँ देखो, ये तो x प्लस 5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये चेंज हो जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा, इक्वल टू 5/8। अब करेंगे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट x प्लस 5 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट x प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8x प्लस 8 5 ज़ा 40 इक्वल टू 5x प्लस 5 2 ज़ा 10। तो 8x माइनस 5x इक्वल टू, हाँ जी, अब यहाँ पे एक समस्या आएगा, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन नेगेटिव में जा सकता है, डजंट मैटर। 10 माइनस 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? यहाँ पे आ गया 3x इक्वल टू माइनस का 30, तो x इक्वल टू हो जाएगा -30/3। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का 10। कितना आ जाएगा? माइनस का 10। थोड़ा सा मैं इसको फिर से क्वेश्चन को देखना चाहूंगा, क्या कह रहा है? द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 4 मोर देन द न्यूमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो 4 क्या है? न्यूमिनेटर से ज्यादा है, ठीक है। इफ 5 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, तो अगर हम 5 न्यूमिनेटर में ऐड करते हैं, एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, द नंबर बिकम 5/8, नंबर वही फ्रैक्शन बिकम 5/8, तो फ्रैक्शन 5/8 हो जाता है। 5/8, ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, 8/5, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, 8/5 है, ठीक है। वही मैं सोचूं यार, माइनस कहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, ये गड़बड़, यहाँ गड़बड़, यहाँ गड़बड़, बाकी सब ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या था, मिस्टेक हो गया था लिखने में, हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन 8/5 हो जाता है, ठीक है, 8/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आएगा 5 का, इसमें आएगा 8 का। अब ये हो गया 5x, 5 5 ज़ा 25, ये हो गया 8x, और 5 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। अब सही किया ना? हाँ, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x माइनस 8x इक्वल टू 16 माइनस 25। तो ये आ जाएगा -3x, और ये आ जाएगा कितना? -9। माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 9/3, 3 3 ज़ा 9, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी 3। तो हमें फ्रैक्शन बताना है, हेंस द फ्रैक्शन इक्वल टू, हेंस द फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन हमारा कितना था? x/x/4, इट मीन्स 3/3 + 4, और ये आ जाएगा 3/7। बस यही रीज़न है कि बच्चों कि मैं अपने साथ बुक लेके बैठता हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी में क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और आगे पीछे ऊपर नीचे हो ही जाता है यार, कितना भी ध्यान दे, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। तो इसका उतना ज़्यादा नहीं करना, हमने सही कर लिया था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो बिल्कुल इसी बेस पे है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 1 लेस देन द ट्वाइस इट द न्यूमिनेटर, इफ 6 is added to both the numerator and the denominator, the number become 12/17।
हाँ जी, इस बार सही है, 12/17 कह रहा फाइंड द नंबर। तो चलो भैया करते हैं इसको भी सॉल्व हम। मैं मान लेता हूं लेट द न्यूमरेटर, हमने न्यूमरेटर मान लिया x, तो डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। डिनोमिनेटर जो है थोड़ा सा क्या कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज 1 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर के ट्वाइस से 1 कम है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन 2x-1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, जो कहता जा रहा है वो करते जाएंगे। क्या कह रहा है, इफ 6 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ये आपका फ्रैक्शन था, ये क्या था आपका, ये फ्रैक्शन था। अब कह रहा है कि भाई दोनों में कितना ऐड करना है, 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो अब फ्रैक्शन क्या हो जाता है, फ्रैक्शन हो जाता है 12/17। कितना हो जाता है फ्रैक्शन, 12/17 हो जाता है। बोलो बेटा इतनी इसने में कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये तो हो गया x प्लस 6 अपॉन 2x-1 प्लस 6, मतलब प्लस का 5 आ जाएगा, इक्वल टू 12/17। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 17x प्लस 6 इक्वल टू 12 2x प्लस 5। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक, अब चलो मल्टीप्लाई करो। हमने क्या किया, 17 का मल्टीप्लाई इस वाले पोर्शन में कर दिया और 2x प्लस 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। तो ये हो जाएगा 17x प्लस 17 6 102 इक्वल टू 12 2 24x और 12 5 60। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 17x माइनस 24x इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस 102। तो चलिए माइनस कीजिए, तो 24 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना, 4 यहाँ पे बचेगा और 3 यहाँ, 47 माइनस 7x बचेगा। और यहाँ पे देखो माइनस करो तो 100 में से 60 जाएगा तो 40 और 2 मतलब 42 आएगा, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। x इक्वल टू 42/7, 7 6 42, x की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई, 6। हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन या नंबर सेम है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन 2x-1 है तो ये आ जाएगा 6 अपॉन 2 इंटू 6-1, इट मीन्स 6 अपॉन 6 2 12-1, ये आपका आ गया 6/11 एंड दिस इज योर आंसर। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दीजिए पहले, क्योंकि जितने सारे क्वेश्चन थे हमने कोशिश किए हैं आपको बहुत इजी वे में आपको समझाने को। तो आई होप इतने सारे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गए होंगे, मतलब हमने लगभग 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 थोड़ा सा हटके है। ठीक है, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है बच्चों, ये देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल extend the breadth by 8 centimeter. Find the area of the rectangle if its perimeter is 180 centimeter. तो है बहुत इजी से क्वेश्चन। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हमें एक चीज गिवन है कि हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगल है। जैसे मान लो ये मेरा एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल में क्या क्या गिवन है आपको, यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एक्सटेंड्स द ब्रेथ बाय 8 सेंटीमीटर। तो पहले मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमने मान लिया रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी है, x सेंटीमीटर। तो अगर हमने ब्रेथ मान ली x सेंटीमीटर तो इसकी जो लेंथ होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ 8 सेंटीमीटर एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा ही है, मतलब x प्लस 8 सेंटीमीटर ये कह रहा है। यानी ये हो गया लेंथ आपका x प्लस 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो गया आपका x सेंटीमीटर। ठीक है, बस इतना था। अब यहाँ पे
दूसरी चीज निकालेंगे। पहले कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ना, तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो हमें मेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला एज यू नो दैट 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 180। ओके, 2 लेंथ कितना है, लेंथ हमारा x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 रखेंगे और प्लस ब्रेथ कितना है, x इक्वल टू 180। एक काम करेंगे, 2 1 2 और ये कटेगा 90 टाइम में, ठीक है। यहाँ पे x कितना हो गया, 2x प्लस 8 इक्वल टू 90। 8 को इधर ट्रांसफर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 90 माइनस 8। तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 82। और जब x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 82 अपॉन 2, मतलब 2 4 जा 2 1 जा, इट मीन x की वैल्यू आ गई 41। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया बच्चों, x की वैल्यू मिल गया। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि जो ब्रेथ है आपका, ब्रेथ इक्वल टू, ये तो आपका 41 सेंटीमीटर हो गया। और दूसरा क्या पूछा था, लेंथ। तो लेंथ जो हो गया आपका, ये हो गया 41 से 8 ज्यादा, 41 प्लस 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 49 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है, एज इट इज बहुत इजी है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ये फॉर्मूला है हमारा, क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ कितना है, हमारे पास लेंथ है 49 और ब्रेथ है हमारे पास 41। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो टेबल तो मुझे भी नहीं याद है, तो हम 41 इंटू करेंगे, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 का 6 कैरी आया 3, 4 4 जा 16, 16 और 3 19। तो ये हो गया 9, 6 4 10 का 0, 9 1 10 का 0, 1 1 2, 2009 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका आंसर है। तो 11 क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है यहाँ पे, ये समझना, मतलब इसमें ना सेक्शन बटे हुए हैं। अब यहाँ पे 11 से एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है कि द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 लेस देन द लेंथ। बस यहीं से समझना। देखो, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इतना इजी है, इतना इजी है कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी से लग जाने हैं। बहुत इजीली बता रहा हूँ, बहुत इजी से लग जाने हैं, इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे वर्डिंग देखो, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, बच्चे कहते हैं सर इक्वेशन नहीं बन रहा, इक्वेशन नहीं बन रहा। देखो, मैं इक्वेशन बना के आपको दिखा तो रहा हूँ। क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 लेस देन द लेंथ। ओके, तो किसको मानेंगे, लेंथ को। हमने ले लिया लेट द लेंथ बी, द लेंथ कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। यूनिट दिया है, चलो यूनिट मान लेते हैं, यहाँ सब यूनिट में है, यूनिट मान लिया। तो यहाँ पे सर ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ब्रेथ निकालें। तो ब्रेथ क्या कह रहा है, ब्रेथ जो है वो 3 लेस है, किससे, लेंथ से। बस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर रिड्यूस बाय 3 यूनिट, यानी लेंथ और ब्रेथ दोनों को 3 यूनिट रिड्यूस कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 176 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो पहले इसका एरिया निकालो, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स x इन ब्रैकेट x माइनस 3। ये ओरिजिनल एरिया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। अब अगली कंडीशन क्या है, नाउ अब कंडीशन क्या कह रहा है, न्यू लेंथ,
जो नई लेंथ है वो कितनी हो जाती है, कह रहा है 3 यूनिट रिड्यूस करने के लिए, तो x माइनस 3 यूनिट हो जाएगा ये, ठीक है। और न्यू ब्रेथ कितना हो जाएगा, न्यू ब्रेथ इज इक्वल टू, ये भी तो होगा, x माइनस 3 था, माइनस 3 यूनिट और करेंगे, मतलब ये आ जाएगा आपका x माइनस 6 यूनिट। ओके, तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया, न्यू एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, इट मींस x माइनस 3 और x माइनस 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x और प्लस का 6 3 18, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये हो जाएगा आपका न्यू एरिया स्क्वायर यूनिट। इतने पे छोड़ दो, अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर इतना सब कुछ होने के बाद कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 176 सेंटीमीटर, मतलब जो अब भाई हमने कम कर दिया, तो अब जो एरिया नया एरिया आया है वो कम है, वो क्या है, कम है, कितना कम है, 176 कम है। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे 176 पे, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया है, तो बेटा आपका आंसर नहीं आने वाला, आपका आंसर नहीं आने वाला। आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, इसको लिखोगे कितना, 90, कितना लिखोगे, 90, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अदरवाइज इस बेस पे आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपका आंसर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं कहता हूं आप लिख लेना, ठीक है। बाकी अगर कोई ले आते तो अजीब बात है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, इक्वेशन में ही नहीं बनेगा। तो चलिए अब यहां करते हैं, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 90 स्क्वायर यूनिट, मतलब कि दोनों एरिया का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पुराना एरिया था और जो न्यू एरिया आया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 90 स्क्वायर, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक। अब यहाँ पे करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ब्रैकेट बार माइनस, अंदर का साइन बदलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x और ये प्लस माइनस 18 हो जाएगा, ये आ जाएगा 90। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 3x और प्लस 9x, तो ये आ जाएगा प्लस का 6x माइनस का 18 इक्वल टू 90, ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 90 प्लस 18, इट मीन्स 6x इक्वल टू 108 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 108 अपॉन 6, 6 वन जा 6, बचा कितना बेटा 4, 48 हो गया। तो कितनी बार में जाएगा, 6 7 जा 6 8 जा 6 8 जा 48, 8 6 जा 48, ठीक है। तो ये आ गया 18। अब बस यही कह रहा था ना, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल, तो यहाँ पे लिख दो आंसर, जो आंसर होगा आपका वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, लेंथ हमने कितनी मान रखी थी x, तो x की वैल्यू आ गई 18 यूनिट, और इसकी जो ब्रेथ है ये है 3 कम है, मतलब 18 माइनस 3 मतलब 15 यूनिट, ये आंसर है बेटा आपका। इसी बेसिस को लेके चलेंगे तब आपका आंसर आएगा, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इफ द लेंथ इज reduced by 5 यूनिट एंड breadth is increased by 3 यूनिट, द एरिया रिमेइंग द सेम, मतलब एरिया में कोई भी चेंजेस नहीं आता। कह रहे फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड आल्सो द एरिया। ओके, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, मान लेते हैं लेट, देखो मैंने बोला था ना मानना यहाँ पे बहुत इजी है, बट यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेंथ जो है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज
जो लेंथ है वो क्या है, इज मतलब इक्वल, ध्यान देना, 3 मोर, 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, 2 टाइम द ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ माना है, नहीं माना तो एक्स मान लेते, ये रहा लेंथ, देखो कितने आराम से निकल गया। तो हम मान लेते हैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारा, इसको हमने मान लिया एक्स, यूनिट ही लेके चलेंगे क्योंकि पूरा यूनिट में दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज एक्स यूनिट। तो लेंथ कितना हो गया, लेंथ हमने निकाल रखा है 2x+3 यूनिट। बोल भाई ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बहुत इजी था। तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया आपका हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मींस x का मल्टीप्लाई 2x+3 से करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं, 2x² + 3x² यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है नाउ, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ, न्यू लेंथ देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ को रिड्यूस कर रहा है, तो लेंथ आपका है 2x+3, 5 यूनिट रिड्यूस कर रहा है, तो अब जो नई लेंथ आई वो हो गई 2x-2, ठीक है। अब ब्रेथ कितना हो गया बेटा, ब्रेथ था आपका x, अब x के साथ कह रहे हैं ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया, तो न्यू एरिया कितना हो गया, न्यू एरिया, तो ये हो गया है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2x-2 मल्टीप्लाई बाय x+3, सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस 2 3 6x माइनस 2x-6, तो ये आ जाएगा 2x² प्लस 4x-6। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि भाई दोनों के एरिया में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब पहले जो एरिया था ओरिजिनल एरिया, न्यू एरिया दोनों क्या इक्वल है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू न्यू एरिया, कोई भी दोनों में क्या डिफरेंस ही नहीं आया। तो ओरिजिनल एरिया हमारा आ चुका था कितना, 2x² प्लस 3x, और ये था हमारा 2x² प्लस 4x-6। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों साइड को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x, 2x² इधर आएगा तो माइनस का 2x², और ये माइनस का 4x इक्वल टू माइनस का 6, इससे ये कटा, और यहाँ देखो बचेगा -x इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है बच्चों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब बस फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो चलो यहाँ पे डायमेंशन फाइंड कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ इक्वल टू, लेंथ हमने कितना मान रखा था 2x+3, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे 6 + 3, 6 2 जा 12, 3 15, लेंथ आ गया आपका 15 यूनिट। और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ कह रहा है x है, मतलब 6 यूनिट ही होगा, और जब इसका एरिया फाइंड करेंगे हम, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, इट मीन्स लेंथ कितना है 15, ब्रेथ है आपका 6, 15 6 90 स्क्वायर यूनिट। बस ये काम आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो बोलो बच्चों ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है इतनी बात। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। अब यहाँ पे बच्चे जो क्वेश्चन है वो है एज रिलेटेड क्वेश्चन। किससे है रिलेटेड है क्वेश्चन, एज रिलेटेड, मतलब एज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और ये रियली होते बड़े प्यारे क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम बड़े प्यार से सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
करण इज 2 ईयर ओल्डर टू तेजा नाउ, यानी अभी की बात है, मतलब प्रेजेंट एज की बात है। आफ्टर 4 ईयर मतलब 4 साल बाद, देयर एज विल बी इन द रेशियो 11:10। हाँ, इसको मैं देखना चाहूंगा, ये 11:10 ही है ना, बिल्कुल सही। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है यह हमें बताना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। हम मान लेते हैं, लेट, किसका एज मानेंगे भाई, किसी एक का एज मानना है। तो कंपेयर किससे कर रहा है, ये जो करण की एज है किससे कंपेयर की जा रही है, करण की एज को तेजा के एज से कंपेयर की जा रही है, रवि तेजा। ठीक है, लेट द तेजा प्रेजेंट एज, हम लिखेंगे तेजाज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। हमने मान लिया कि तेजा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर है। कितनी है बेटा, एक्स ईयर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो करण की एज कितनी हो जाएगी, हम लिखेंगे करंस प्रेजेंट एज इक्वल टू, कितनी हो जाएगी करण की, कह रहे 2 ईयर ओल्डर, ओल्डर मतलब होता बड़ा, कि 2 साल क्या है, बड़ा है, तो एक्स प्लस 2 ईयर हो जाएगा। बोलो, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सॉरी, ऐसा कफिंग हो गया था। तो तेजा की प्रेजेंट एज हो गई एक्स ईयर और करंस की प्रेजेंट एज हो गई x+2 ईयर। मतलब दो क्वेश्चन, ये दो कॉन्सेप्ट तुम्हारे बिल्कुल क्लियर हो गए। अब इसमें हमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर 4 ईयर, तो हम आफ्टर 4 ईयर निकालेंगे। आफ्टर 4 ईयर्स मतलब 4 साल बाद, 4 साल बाद। तो जब 4 साल बाद की बात करेंगे, तो चलो तेजाज एज, तेजाज एज भाई, अभी वो एक्स ईयर का है, तो 4 साल बाद x+4 ईयर का हो जाएगा, है कि नहीं। और करंस की एज कितनी हो जाएगी, करंस एज अभी वो x+2 का है, तो 4 और बढ़ जाएगा, मतलब वो हो जाएगा आपका x+6 ईयर, x+6 ईयर्स। बताओ, इसमें कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कहीं पे समझने में नहीं ना, बस। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दियर एज। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दियर एज लिखा हुआ है, तो किसको ऊपर रखेंगे किसको नीचे रखेंगे। बच्चे कुछ नहीं करना, करण पहले है तो करण ऊपर, तेजा बाद में है तो तेजा नीचे। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इनका जो एज का रेशियो है, मतलब तेजा का एज कितना है x+4, करण का एज का रेशियो कितना है x+6, ये हो जाता है 11:10। बोलो बच्चे, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा। अच्छा एक मिनट, करण की एज, अच्छा x+6 था, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोल सही रहा, गड़बड़ यहाँ कर दिया लिखने में, बोल सही रहा था। ठीक है, x+6 करण आएगा पहले, तेजा बाद में आएगा ना, तेजा की एज x+4 है। थैंक यू बेटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+6 अपॉन x+4, और हम इसे लिखेंगे 11/10। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम x+6 और 11 टाइम x+4। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x+60 इक्वल टू 11x+44। तो हम क्या करेंगे, ये 60 माइनस 44 कर दो, और यहाँ पे 11x-10x कर दो। तो 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इक्वल टू x। मतलब x की वैल्यू आ गई 16। x था कौन, तेजा प्रेजेंट एज, बस यही हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर में आ जाएगा तेजा प्रेजेंट एज इक्वल टू तेजाज प्रेजेंट एज इक्वल टू, ये हो गया 16 ईयर्स। और दूसरा कौन है, करंस, करंस प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज इक्वल टू, कह रहे 2 ईयर ज्यादा है तो कितना हो गया, 18 ईयर हो गया। भाई ये आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर बच्चों, ये बता दो। क्योंकि सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है कि जहां तक आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी समझ में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन 15, कह रहा है 5 years ago Ananya's mother was 5 times as old as Ananya. If her mother is now 3 times as old as Ananya, find their present age. तो अभी उनकी वर्तमान एज क्या है। देखो समझना, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, बट करेंगे हम सिंपल उसी तरीके से एज इट इज जैसे हम इसको करते हैं। यहाँ पे अनन्या की एज दिया हुआ है, कह रहा है 5 years ago Ananya's mother was 5 times as old as Ananya. तो ये बच्चे, ये जो एज है ना 5 ईयर अगो का बता रखा है, प्रेजेंट का नहीं बता रखा है। तो हम पहले देखो यहाँ पे ऐसे इसको लिखेंगे, हमारी 3 चीजें होती हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है हमारा प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, एक होता है फ्यूचर और एक होता है पास्ट। 3 चीजें होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अनन्या की अगर मान लो मैंने अनन्या की एज मान ली, अभी प्रेजेंट में एक्स है, प्रेजेंट में एक्स है, तो 5 years अगो मतलब 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, 5 years अगो एज कितनी रही होगी, x माइनस 5। 5 साल पहले कितनी एज रही होगी, x माइनस 5 रही होगी। तो अब यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस इसीलिए मैंने इसको यहां से मान लिया। तो यहां पे हम लिखेंगे लेट अनन्यास प्रेजेंट एज, अनन्यास प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स ईयर। ठीक है, अनन्या की प्रेजेंट एज कितनी है, एक्स ईयर है। बताओ बात समझ में आया कि नहीं। अनन्या की प्रेजेंट एज कितनी है बेटा, एक्स ईयर। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, मान लिया। तो अनन्यास मदर एज की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हर मदर एज, हर मदर एज इक्वल टू, यहां पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहां पे उसने बोला है कि यहां इस लाइन में पड़ेगा, इफ हर मदर इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज अनन्या। तो ठीक है, हर मदर्स प्रेजेंट एज, तो मदर्स यहां लिखेंगे हम, मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स प्रेजेंट एज क्या करें 3 times 3x ईयर। बोलो इतनी बात समझ में आएगी नहीं आए। अब यहां तक क्लियर हो गया एक चीज, तो अब आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे 5 years अगो की बात। किसकी बात करेंगे, 5 years अगो। तो हम यहां लिख लेते हैं 5 years अगो, 5 years अगो की बात करते हैं। तो 5 years अगो में क्या कह रहा है कि भाई 5 years अगो, तो अनन्या का एज कितना हो जाएगा, अनन्याज एज, तो ये हो जाएगा x माइनस 5। तो अगर अनन्या की एज x माइनस 5 है, तो जैसे उसकी मदर की एज 3x है, तो मदर की एज भी तो 3x माइनस 5 होगी। तो हर मदर एज, मदर्स एज इज ऑल्सो 3x माइनस 5। बट यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वो रिलेशन क्या है समझना, कह रहा है कि अनन्याज मदर वॉज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनन्या की जो मदर है, अनन्या की जो मदर है, मदर कितनी है 3x माइनस 5। अनन्या की जो मदर है वो इक्वल है किस, कह रहा है अनन्या मदर इज was 5 times as old as Ananya, 5 times as old as Ananya, x minus 5। अब बच्चे इसको सिंपली हम करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद निकालेंगे इसका हम आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 25। ठीक है, कितना हो गया बेटा हमारा 3x माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 25। चलो तो हम क्या करेंगे, 25 को ले आओ,
तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 3x। तो यहाँ पे आ गया 20 और ये आ गया कितना 2x। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 10 ईयर्स, यानी 10 आएगा। और 10 है किसका, बस प्रेजेंट अनन्या की एज है। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे, यानी हेंस अनन्यास प्रेजेंट एज, अनन्यास प्रेजेंट एज इक्वल टू कितना है अनन्या की प्रेजेंट एज 10 ईयर, 10 ईयर्स। इसको हटा देते साइड से। और मदर्स एज इक्वल टू मदर्स प्रेजेंट एज, ये भाई 3x है ना, तो 3x यहाँ देखो 3x है ना, वो 3 इंटू 10 कर देंगे, मतलब ये आ जाएगा आपका 30 ईयर्स, यानी 10 और 30 आपका आंसर है। बस हो गया, सॉल्व सिंपल है। तो बताओ, ऐसा तो नहीं लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ा हो? बिल्कुल नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़े सिंपली लॉजिक से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। चलो बच्चे पार्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन 16 थोड़ा सा पढ़ा जाए, क्या कह रहा है यहाँ पे 16। यहाँ पे कह रहा है रीमास मदर इज नाउ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रीमास प्रेजेंट एज। ओके, आफ्टर 2 years her mother will be 10 year more than twice रीमास एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। बहुत आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मान लेंगे रीमा की प्रेजेंट एज। किसकी एज, रीमा की प्रेजेंट एज। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट रीमास प्रेजेंट एज, रीमास प्रेजेंट एज इक्वल टू, हमने मान लिया x ईयर। क्या मान लिया, x ईयर मान लिया। ओके, तो अगर रीमा की प्रेजेंट एज इतनी हो गई तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, मदर की जो प्रेजेंट एज हो जाए, कह रहा है 3 टाइम्स एज ओल्ड एज रीमास प्रेजेंट एज, मतलब 3x ईयर। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो क्वेश्चन ने बोला है वो हमने यहाँ पे किया है, और इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आफ्टर 2 years, चलो आफ्टर 2 year, AFTER, आफ्टर 2 years, 2 साल बाद क्या हो रहा है ये देखो। कह रहा है हर मदर विल बी, अच्छा 2 year बाद तो उनकी एज भी तो बदल जाएगी ना। तो रीमाज एज ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 2 ईयर की। ठीक है भाई, एज इनका भी तो बढ़ेगा। और मदर एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज ये भी तो बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 ईयर्स। ठीक है, बात समझ में आई, दोनों की एज बढ़ गई। अब क्या हुआ, तो अब यहाँ पे कंडीशन दिया है कि हर मदर विल बी, यानी उसकी जो माँ है, माँ की एज। यहाँ तक सारी चीज बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे समझा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हर मदर मतलब इसकी माँ की उम्र, तो इसकी माँ की उम्र कितनी है 3x प्लस 2, इसकी जो माँ की उम्र है वो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 10 ईयर मोर, 10 ईयर मोर मतलब 10 प्लस किससे, ट्वाइस रीमाज एज, यानी रीमा की एज की 2 गुनी की, ट्वाइस एज। बस हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2x, 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये 2x को इधर ले आओ तो माइनस 2x हो गया, ये हो जाएगा 10 प्लस 4 14, और ये इधर आएगा तो माइनस का 2, तो 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा x इक्वल टू, ये आ जाएगा 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। तो 12 तो ये किसकी एज हो गई, रीमा की एज हो गई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस रीमास प्रेजेंट एज, रीमास प्रेजेंट एज इक्वल टू, ये हो गया आपका 12 ईयर्स, और हर मदर्स एज, हर मदर्स प्रेजेंट एज
ये हो जाएगा कि 3 टाइम है, मतलब 12 इंटू 3, तो 12 3 जा 36 ईयर्स। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो अब बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई थोड़ा बहुत डाउट नहीं है, तो हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 5 years ago Raju was twice as old as Peter. 5 years later his age will be 5 more than Peter's age. Find their present age. अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो, कह रहा है 5 years ago Raju was twice as old as Peter. 5 years later his age will be 5 more than the Peter's age. Find their present age. मतलब प्रेजेंट एज नहीं दिया है, पास्ट का दिया है और फ्यूचर का दिया है। तो हम क्या करेंगे, समझ रहे इस चीज को, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि हमारा तीन कॉन्सेप्ट होता है। एक होता है पास्ट का, दूसरा होता है प्रेजेंट का, और एक होता है फ्यूचर का। ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं ना हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये 3 कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है ये समझो कि 5 years ago, मैं मान लेता हूं कि अगर मान लो मैं किसी की एज मान लूं, जैसे मान लो अगर मैंने पीटर की एज 5 years ago एक्स मान ली थी। कितनी मान ली थी, एक्स मान ली थी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5 years ago, 5 years ago, 5 साल पहले, अगो, एगो नहीं अगो, ठीक है। क्या हो जाएगा, मैं मान लेता हूं कि भाई पीटर्स की एज 5 years ago, लेट पीटर्स एज, पीटर्स एज, इसको मैंने मान लिया एक्स, मतलब मैंने पीटर की एज को मान लिया एक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पीटर, पीटर की एज कितनी एक्स है। तो जब पीटर की एज एक्स है तो कह रहा है राजू वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज पीटर, तो राजू की एज कितनी हो जाएगी, राजूज एज, ये हो जाएगी बेटा 2x। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं फिर से समझाता हूँ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने 5 ईयर पहले ही मान लिया है, 5 ईयर पहले का एज मैंने मान लिया, तो ये 2x हो गया। अब 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट की एज क्या हो जाएगी, तो इनके में गैप कितने का है, 5 ईयर का। तो प्रेजेंट में बढ़ेंगे तो इनमें 5 ऐड करेंगे नहीं करेंगे, बोलो। सिंपल सी बात है, 5 ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे अब इन दोनों की प्रेजेंट एज निकालेंगे। तो नाउ पीटर्स प्रेजेंट एज, तो पीटर्स प्रेजेंट एज ये हो जाएगी x प्लस 5 ईयर, हो गया। और राजू की भी जो प्रेजेंट एज हो जाएगी वो भी तो 5 ईयर ज्यादा रहेगा, समझ में आया। ये हो जाएगा 2x प्लस 5। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको समझाना था। दोनों की प्रेजेंट एज निकल गई। अब क्या कह रहा है, 5 years लेटर, अब 5 साल बाद फिर से 5 आओ, फिर 5 बढ़ाओ, तो इसमें भी गैप कितने का, 5। तो अभी x प्लस 5 है, तो 5 ईयर बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2x प्लस 10, क्योंकि फिर तो 5 ईयर बढ़ेगा। तो अब हो जाएगा 5 ईयर लेटर, 5 years लेटर, 5 साल बाद क्या हो जाएगा। तो अब पीटर की जो एज होगी, पीटर्स एज ये हो जाएगी x प्लस 10, और राजू की जो एज हो जाएगी, राजू एज ये हो जाएगा 2x प्लस 10। अब यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या कहता है कि हिज एज मतलब को राजू की एज, किसकी एज, यहाँ पे हिज वर्ड यूज किया है तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। यहाँ पे हिज का मतलब राजू की जो एज है उससे बात कर रहा है कि राजू की जो एज है वो हो जाती है 5 मोर, 5 ज्यादा किससे, दैन पीटर्स एज, पीटर की एज से। पीटर की एज कितनी है, x प्लस 10। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखा सर 10 से 10 कट जाएगा, x इधर आएगा तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 5 बचेगा, यानी बच्चा पार्टी यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी 5। और जब x की वैल्यू 5 आ गई
तो कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो चलिए पीटर की हम निकालते हैं प्रेजेंट एज। पीटर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, इट मीन्स 5 प्लस 5। भाई साहब पीटर साहब केवल 10 ईयर के हैं। कितने ईयर के हैं? केवल और केवल 10 ईयर के हैं बच्चों। और जब राजू की बात करेंगे, राजूस प्रेजेंट एज, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 5, मतलब 10 प्लस 15, ये 15 ईयर के हो गए। यानी पीटर और राजू केवल 10 और 15 साल के बच्चे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं बोट और स्टीम वाले क्वेश्चन, और इनको सॉल्व करने में रियली बहुत मजा भी आता है क्योंकि इसमें नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अ स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम एंड कवर द डिस्टेंस बिटवीन टू ports in 4 hours and cover the same distance upstream in 5 hours. Find the speed of the steamer if the water is floating at a speed of 1.5 किलोमीटर पर आवर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। पहले तो समझने वाली बात है यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऐसे समझना कि मान लीजिए ये एक फ्लोटिंग रिवर है। क्या है? एक फ्लोटिंग रिवर है, और इस फ्लोटिंग रिवर का जो डायरेक्शन है वो इधर का है। किधर का डायरेक्शन है? इधर का डायरेक्शन, इधर फ्लोट कर रही है। ये आपकी एक प्यारी सी बोट है। मैं बोट बहुत अच्छी तो नहीं बना पाता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट। ये बोट है। अगर आपकी बोट भी इधर जा रही है और आपका डायरेक्शन भी इधर है, तो अब ये जो बोट का डायरेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको हम? डाउन स्ट्रीम। इसमें हमेशा स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड क्या होती है? स्पीड आपकी ज़्यादा होती है। लेकिन इन केस अब आपकी बोट जो है इस डायरेक्शन में है, बट स्टीम जो है इस डायरेक्शन में है, मतलब जस्ट अपोजिट, तो ये केस होता है अप स्ट्रीम का। तो इसमें स्पीड जो होती है वो क्या होती है बच्चों? स्पीड आपकी कम हो जाती है। बस ये समझाना था मुझे आपको। अब चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या पूछा है आपसे। A steamer goes downstream and cover the distance between two ports in 4 hours। मतलब A से B पे जाने में इसको टाइम लगा है 4 घंटे, 4 आवर, मतलब टाइम दिया है। और फिर कह रहा है एंड कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 5 आवर, और वापस ही आने में इसको 5 आवर लगता है। मतलब दोनों के टाइम में डिफरेंस कितने का है? 1 घंटे का डिफरेंस है। बस यही आपको निकालना है। कह रहा फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इफ द वाटर इज फ्लोटिंग एट द स्पीड। अच्छा, क्या पूछा? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर। मैं मान लेता हूं, लेट स्पीड ऑफ स्टीमर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना? x किलोमीटर पर आवर हो गया। और यहाँ पे वाटर स्पीड है, मतलब स्पीड ऑफ स्टीम की बात करें, स्पीड ऑफ स्टीम ये है 1.5। अच्छा, 1.5 जो है 1.5, क्या मैं इसको 15/10 नहीं लिख सकता? और जब 15/10 लिखेंगे तो 5 3 जा 5 2 जा 3/2 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे इसको? 3/2 किलोमीटर पर आवर। ये ज़्यादा अच्छा है, समझने में भी इजी रहेगा, सॉल्व करने में भी आसानी रहेगी इसको। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, 1.5 ही रखना चाहोगे? चलो, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 1.5 रखेंगे। चलो तो भैया तुम्हारी बात भी मान ली जाती है, हम इसको रखते हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब खुश है बच्चों? ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, हमारे पास स्पीड हो गया स्टीमर और स्टीम दोनों आ गया। अब हम ये निकालेंगे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, तो मैंने बोला था डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? बढ़ जाती है। मतलब ये हो जाएगा x प्लस 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया है बेटा? टाइम लिया है 4 आवर। ठीक है,
तो अब देखो, अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस की बात नहीं की है, मतलब डिस्टेंस हमारा सेम है, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मूला निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी आ गई है x प्लस 1.5 और स्पीड है हमारी 4 किलोमीटर बचेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 4x प्लस और 15 4 जा 60, मतलब 6 आ जाएगा, 4x प्लस 6 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम निकालेंगे, स्पीड इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो गई, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, 1.5 माइनस कर देंगे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। इसमें जो टाइम लगा है बेटा, टाइम लगा है आपका फिर से कितना, 5 आवर, ओके। तो अब यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ पे भी डिस्टेंस का सेम फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हो जाएगा 5x एंड 15 5 से 75, 7.5 किलोमीटर। अब इतनी बात क्लियर हो गई सब कुछ। अब देखो, हमें पता है कि सेम डिस्टेंस पे गया है और सेम डिस्टेंस पे वापस आया है, मतलब सर जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो क्या है, वो सेम है। जो डिस्टेंस इसने कवर किया है वो क्या है, सेम है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट क्या डिस्टेंस आर सेम, डिस्टेंस आर सेम, दोनों साइड में डिस्टेंस क्या सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे मेरे पास आया था 5x माइनस 7.5 जो है वो इक्वल है 4x प्लस 6 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x और ये हो जाएगा 6 प्लस 7.5, क्योंकि माइनस से इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये 4 प्लस में था, इधर था माइनस। x इक्वल टू कितना हो गया, 7 6 13, तो 13.5 ये आ गया आपकी x की वैल्यू। और x थी क्या, x हमारा स्पीड ऑफ स्टीमर था जिसको हमें निकालना था, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया स्पीड ऑफ द स्टीमर। ये कितना आ गया, 13.5 किलोमीटर पर आवर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा था, बट मेक श्योर करो बच्चों कि जब कभी भी आंसर लिखना होगा तो पूरा इस तरह की डिटेल से आंसर आप लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखो, यहाँ पे भी बोट और स्टीम वाला क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे हम। कह रहे अ बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू कवर 40 किलोमीटर अप द स्ट्रीम एज इज गोइंग 40 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम, यानी 40 किलोमीटर अप और 40 किलोमीटर डाउन, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, डिस्टेंस क्या हमारा सेम है। कह रहे दिस if the speed of the boat is 6 kilometer per hour find the speed at which water is floating। मतलब आपको यहाँ पे वाटर की फ्लोटिंग की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो चलो हम फाइंड करते हैं। तो जिसका पूछा है उसका मान लेते हैं, जिसका पूछा है उसका मान लेते हैं। हमने लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ वाटर, ऐसे लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, ओके। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट लिखेंगे यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट ये है आपका 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब जब ये दे रखा है सब कुछ, तो यहाँ पे हम निकालेंगे भैया क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड, या फिर ऐसे निकल सकते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा, डाउन स्ट्रीम ये हो जाएगा x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले ये निकल गया, तो हम ये निकाल सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है ना ये टाइम का है। कह रहा है देखो अ बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू कवर 40 किलोमीटर, ठीक है।
तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि भाई साहब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा। तो हम यहाँ लिखेंगे टाइम इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में टाइम, तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ एक बार लिख देता हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 40 किलोमीटर। डिस्टेंस है हमारे पास 40 किलोमीटर और स्पीड कितनी है, x+6 है। ठीक है, ये हमारा हो गया आवर, ये क्या हो जाएगा, आवर हो गया। अब उसी तरीके से हम यहाँ पे स्पीड इन अपस्ट्रीम निकालेंगे। स्पीड इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में स्पीड हमारा कितना है, अपस्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है वो है हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक 6 - x, हाँ ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, हमेशा बोट की स्पीड ज्यादा रहेगी, हमेशा बोट की जो स्पीड है वो ज्यादा रहेगी। तो ये हो जाएगा 6 - x किलोमीटर पर आवर। हमेशा किसकी स्पीड ज्यादा होगी, बोट की। ठीक है, अगर मैं x - 6 कर दूंगा तो सारा का सारा क्वेश्चन भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम टाइम निकाल लेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइम इन अपस्ट्रीम। तो ये हो जाएगा, सीधे सीधे मैं निकाल लेता हूँ, 40/6 - x, और ये हो जाएगा आवर। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे, ये थोड़ा सा ध्यान देना। ये कह रहा है कि अ बोट टेक थ्राइस एज मच टाइम टू कवर द 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा है इसको, सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम कौन लेगा, जरा सोचो, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा टाइम लेगा कि जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगा। सिंपल सी बात है, जिसकी स्पीड कम है वो ज्यादा टाइम लेगा। तो अगर कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 - x इक्वल टू, कह रहा है थ्राइस टाइम लेता है, 3 × 40 अपॉन, ये मैं इसको 6 + x कर लेता हूँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चों, चाहे तो आप थोड़ा सा इसको सोल्यूशन यहाँ पे कर सकते हो कि ये जो 40 है ना, ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 40 × 1 = 40, 40 × 1 = 40, बचा यहाँ पे क्या, 1/6 - x इक्वल टू, ये बचेगा 3/6 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + x इक्वल टू 3 × 6 - x। तो 6 + x इक्वल टू 6 6 18 -3x, -3x को इधर ले आओ तो हो जाएगा x + 3x इक्वल टू 18, और ये माइनस इधर जाएगा, सॉरी प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो गया, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 18 में से 6 गया तो कितना आ गया, ये आ गया 12, x इक्वल टू 12/4, और 4 3 जा 12, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3। और जब x की वैल्यू 3 आ गई तो भाई यही तो पूछ रखा था, यही तो आपका आंसर हो गया। तो स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 3 km/h। बस सॉल्व हो गया, इतना ही करना था क्वेश्चन में, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा समझ में आ गया, तो बड़ी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है अ मैन लिव्स हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ, अच्छा, 1/3 टू हिज सन एंड द रिमेइंग ऑफ टू हिज डॉटर। अच्छा भैया, इफ द डॉटर्स शेयर इज 40,000, फाइंड हाउ मच मनी डिड द मैन लीव। कह रहा है हाउ मच डिड हिज वाइफ गेट एंड हाउ व्हाट इज द सन शेयर। अच्छा, सबका बताना है क्या क्या होगा, किसको किसको कितना कितना मिला है। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व करते हैं बड़े आराम से। क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे कि मान लेते हैं लेट, येलो से करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेट मैंस टोटल इनकम, लिख लेते हैं मैंस टोटल इनकम, मैंस या टोटल अमाउंट लेफ्ट, टोटल मनी लेफ्ट, या प्रॉपर्टी ना, मैंस टोटल प्रॉपर्टी,
लिख लेते लेट हिज टोटल प्रॉपर्टी, हिज टोटल प्रॉपर्टी। मैंने मान लिया मेरे प्यारे बच्चों कि उसकी जो टोटल प्रॉपर्टी है वो कितनी है, एक्स रुपी है। कितनी है, एक्स रुपी है। अब देखो यहां पे क्या कहता है, अपनी वाइफ को कितना देता है, गिवन टू हिज वाइफ। वाइफ को अपनी, वो कह रहा है 1/3, ओके, हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। हाफ मतलब 1/2 ऑफ एक्स। इसका मतलब x/2 प्रॉपर्टी किसको दे दिया, वो अपनी वाइफ को दे दिया। किसको दे दिया, वाइफ को दे दिया। ठीक है। गिवन टू सन, गिवन टू हिज सन, अपने सन को कितना दिया। अब कह रहा है 1/3 टू हिज सन। 1/3 मतलब 1/3 ऑफ एक्स, यानी x/3 प्रॉपर्टी किसको दे दिया, अपने सन को। अब यहां से खेल बदलता है। यहां पे अगर इस ये बोलता कि एंड द रिमेन टू हिज डॉटर, या फिर रेस्ट ऑफ हिज डॉटर, चलो कोई दिक्कत नहीं, वर्ड भी सिंपली यहाँ पे ठीक ही है। तो अब हम निकालेंगे कि आखिर डॉटर को मिला कितना। ठीक है, तो गिवन टू हिज डॉटर, गिवन टू हिज डॉटर, डॉटर को कितना मिला, डॉटर को इसको मिला है 40,000। कितना मिला है, 40,000। तो ये जो 40,000 है वो कहां से आया है, 40,000 कैसे निकालेंगे। देखो पूरी प्रॉपर्टी एक्स थी, इसमें से उसने दिया किसको किसको, अपने वाइफ को दिया और अपने सन को दिया, और जो बच गया, जो बच गया वही तो आपको 40,000 है। बस यही यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे समझना है आप लोग कि यहाँ पे हमने क्या किया भाई, जो डॉटर को मिला है वो 40,000 मिला है। तो डॉटर को 40,000 कहाँ से मिला, जो टोटल अमाउंट था, टोटल अमाउंट हमारा कितना था, एक्स रुपी। इसमें से हम माइनस करेंगे किस किस अमाउंट को, वो अमाउंट माइनस करेंगे जो मिला है वाइफ को, और वो अमाउंट करेंगे जो मिला है सन को। ये दोनों अमाउंट 40,000 के बराबर है। बात समझ में आया, ये अमाउंट किसके बराबर है, डॉटर के अमाउंट के बराबर है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 40,000। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 6x माइनस 5x अपॉन 6 इक्वल टू 40,000। बोलो इतनी तक बात समझ में आई। अब इसमें से सिंपली क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x अपॉन 6 इक्वल टू 40,000। तो जैसे ही हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 40,000, और ये यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे 6 4 जा 24, मतलब 2,40,000। कितनी आ गई, 2,40,000। ये किसकी वैल्यू है बच्चों, ये वैल्यू है टोटल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया व्हाट इज, अब हमें निकालना है कि उसके सन को कितना दिया। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं वाइफ को, टू हिज वाइफ, टू हिज वाइफ। वाइफ को कितना मिला, वाइफ को टोटल अमाउंट का हाफ मिला है। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब वाइफ कितना गया, 1,20,000, 1,20,000। और उसके लड़के को कितना गया है, हिज सन, सन को गया इसका थर्ड पार्ट, मतलब 3 8 जा 24 होता है, इट मीन्स 80,000। कितना गया है, 80,000। डॉटर को तो डॉटर को उतना पता ही 40 थी, तो ये आपका फाइनल हो गया कि सन को गया है 1,20,000, सॉरी वाइफ को गया है 1,20,000, सन को गया है 80,000, और डॉटर को गया है 40,000। आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ये 2,40,000 आ जाएगा। ये आपका टोटल अमाउंट है। बोलो बेटा इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। वेरी गुड, पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है यहाँ पे समझेंगे। Cipra has 3 boxes A, B and C. Box A weight 3 whole 1/4 kg more than box B, and box C weight 2 whole 3/4 kg more than box B.
तो यहाँ पे दोनों का जो कंपैरिजन है बेटा वो आपका किससे दिया हुआ है, बॉक्स बी से दिया हुआ है। किससे दिया है, बॉक्स बी से दिया हुआ है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ बॉक्स बी, लेट द वेट ऑफ बॉक्स बी, बी का जो वेट है वो कितना है बेटा, वो है x kg। कितना है, x kg है। कितना है बेटा, x kg। ठीक है, तो अब हम a का वेट निकालेंगे। तो a का जो वेट होगा, a वेट, a का वेट कितना है, ये कह रहा है 3/1/4। अच्छा, 3/1/4, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 4 12 1 13/4 कितना आता है, 13/4। तो 13/4 से कितना ज्यादा है, 13/4 केजी हो गया। ठीक है, मोर देन बॉक्स बी। उसके बाद सी वेट, सी का जो वेट है वो कह रहा है कि 2/3/4। अच्छा, 2/3/4 की बात करें तो 4 2 8 8 3 11/4 किससे, बी से ज्यादा है, तो हो जाएगा 11/4 मोर देन ऑफ बी केजी। अब कह रहा है इफ द टोटल वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस इज 72, बस तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 72 केजी है। बस लगा दो बच्चे। ए का वेट कितना है, ए का वेट है आपका x प्लस 13/4, बी का वेट तो x ही है, और सी का वेट है x प्लस 11/4 इक्वल टू 72 केजी। तो यहाँ पे देखो x x x, तो ये तो हो गया 3x प्लस, अब 13/4 और 11/4 को अगर मैं ऐड करूं तो देखो ये सिंपल सी बात है, ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 11, तो 314,112 अपॉन 4, 4 6 24, मतलब ये आ गया 6 इक्वल टू 72। तो यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 माइनस 6। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया बेटा, माइनस करो 72 से, तो 72 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6, 66 ना आ गया, 66। तो x की जब वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगा 66 अपॉन 3, 3 से कटेगा 22 टाइम में x की वैल्यू आ गई 22। कितना आ गया बेटा, x की वैल्यू 22 आ गया। अब जब x की वैल्यू 22 आ गया तो कह रहा है फाइंड द वेट ऑफ c, c का वेट पता करना है, किसका वेट पता करना है, c का। तो c वेट देखेंगे, c इज वेट, c का वेट कितना निकाला था हमने, 11/4 प्लस x, तो ये आ जाएगा 11/4 प्लस x की वैल्यू थी 22, इसके नीचे 1 मानेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 11 प्लस 88, ऐड करेंगे तो 99/4 आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे हो जाएगा, हम 99 को 4 से डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 4 2 8, 1 आ गया, 19 हो गया, 4 4 16, 4 4 16, 3 बचा, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 24/3/4 केजी। ये सी का वेट है, इसका वेट है, सी का वेट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज का ही नहीं, ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, ये समझो। कह रहा है अ पर्सन हैज सम 2 कॉइन्स एंड 5 कॉइन्स, द टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इज 165। If the number of 5 coins are more than 2 coins, find how much coins of each are there in the purse। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, ये 2 रुपए का कॉइन है, यहाँ पे रुपी लिखना भूल गया हूँ, यहाँ भी रुपी है, यहाँ भी रुपी है, और यहाँ भी रुपी है, और यहाँ भी रुपी है। ठीक है, तेरा पर्स हैज सम 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन, मतलब एक पर्स है जिसमें 2 टाइप के सिक्के हैं, जिसमें क्या है, 2 टाइप के सिक्के हैं, एक तो 2 रुपए के सिक्के हैं, एक आपके 5 रुपए के सिक्के हैं। एक क्या है, एक 2 रुपए के सिक्के हैं और एक क्या है, एक 5 रुपए के सिक्के हैं।
तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन इज 165 रुपी। ये दोनों को जो मिलाते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी होती है, रुपी 165। कितनी है, 165। कह रहा है इफ द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन आर 5 मोर, यानी जो 5 रुपी के कॉइन है, 5 रुपी कॉइन मोर 5 मोर, हाँ एक थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया, इफ द रुपी 5 कॉइन्स आर 5 मोर देन आर 5 more than the rupee 2 coins, find how many coins of each of the person have। तो बहुत इजी है, हम मान लेते हैं let the number of coins rupee 2, let the number of coins rupee 2, यानी 2 रुपये के कितने कॉइन्स हैं, हमने मान लिया सर x है। तो कॉइन्स ऑफ 5 रुपी, कॉइन्स ऑफ रुपी 5 रुपये के कॉइन्स कितने हो जाएंगे भाई, 5 ज्यादा है तो x प्लस 5 हो गया, x प्लस 5 हो गया, बस काम खत्म। यानी हमने 2 रुपए के x कॉइन मान लिए और 5 रुपये के हमने x प्लस 5 कॉइन मान लिए। अब एक बात समझना बच्चों, अगर 2 रुपए के एक कॉइन होता तो इसकी वैल्यू होती 2 रुपए, 2 रुपए की 2 कॉइन होते तो इसकी वैल्यू होती 4 रुपए, 2 रुपए के अगर 3 होते तो इसकी वैल्यू होती 6 रुपी, 2 रुपये के अगर 4 होते तो उसकी वैल्यू होती 8 रुपये की। उसी तरीके 2 रुपये की अगर x कॉइन है तो इसकी वैल्यू होगी 2x होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 2 रुपये के कितने कॉइन हैं, 2 रुपये के x कॉइन है प्लस 5 रुपये के आपके कितने कॉइन है, x प्लस 5 कॉइन है। इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो ये आ जाता है 165 रुपये। कितना आता है, 165 रुपये। तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा 5x प्लस 25 इक्वल टू 165। तो ये तो आ गया 7x इक्वल टू 165 माइनस 25। तो 7x में से 165 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120, सॉरी 140, माफ कीजिएगा 140। तो x इक्वल टू हो जाएगा 140 अपॉन 7, 7 2 20 टाइम। मतलब ये x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 आ गई। कितनी आ गई, 20 आ गई। x है क्या, 5 रुपये का कॉइन है, तो कॉइन ऑफ रुपी 5, कॉइन्स ऑफ रुपी 2 कितने हैं, 20, और कॉइन्स ऑफ रुपी 5 ये कितने हैं आपके, बस 5 ज्यादा है तो 25। ये रहा बच्चों आपका आंसर। और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। क्या होती है, एक्सरसाइज 8.2 खत्म होती है। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज़ आप लोग मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर जरूर करके जाइएगा वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखिएगा मैथमेटिक्स सक्सेस केवल मेरे ही चैनल पर चलता है और कोई मैथमेटिक्स सक्सेस नहीं पढ़ाता, क्योंकि सबको ज़्यादा व्यू चाहिए। RD शर्मा पे ज़्यादा व्यू मिलता है, RS अग्रवाल पे ज़्यादा व्यू मिलता है। ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स सक्सेस देखते हैं। तो ये जो वीडियो मैं आप बना रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के, ये बच्चे केवल और केवल आप लोग के लिए बना रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा मुझे आपका क्या चाहिए, फुल्ली सपोर्ट चाहिए कि मैं कंटिन्यू वीडियो को बनाता रहूँ, ठीक है बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।